स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से आगे सामने होते हैं चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बाद राहुल गांधी पहुंच गए राजस्थान दोस्तों, जहां पर सचिन पायलट को लेकर दिया गया है बड़ा संदेश। बताएंगे क्या कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है दोस्तों। और राहुल गांधी ने चाटुकारिता करके पोस्ट पाने की उम्मीद में बैठे हुए नेताओं को दिया है जोरदार तरीके का झटका दोस्तों। बताएंगे राहुल गांधी क्या कुछ बोले हैं। इसी के साथ में कांग्रेस जनता पार्टी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 6 तारीख को मैदान में कूद रही है दोस्तों। 6 जून को होगी बड़ी रैली। क्या कांग्रेस पार्टी, युवा मोर्चा और एनएसयूआई करेगा समर्थन? ये पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतर रही है। आज उन्होंने गिरफ्तारी की दी है, बीजेपी को चेतावनी की है, हिम्मत तो करना आज गिरफ्तार। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का राजस्थान का राजनीतिक दौरा, वो भी डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब सचिन पायलट को पार्टी की पूरी मजबूती से जिम्मेदारी मिलने जा रही है और सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में आराम से जीत दिलवा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के अंदर नेतृत्व परिवर्तन करके दिखाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पहुंच गए राजस्थान के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन और प्रशिक्षण शिविर में, जहां पर समापन सत्र के अंतिम दिन राहुल गांधी यानी लोकसभा के विपक्ष के नेता ने जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को संगठन की मूल विचारधारा, टीम वर्क करने और जन सरोकार पर आधारित राजनीति करने का पाठ पढ़ाया दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ने का रास्ता चाटुकारिता नहीं होगा, बल्कि तपस्या, त्याग और कठोर परिश्रम से होकर रास्ता गुजरेगा। कांग्रेस पार्टी में बड़े पोस्ट को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यदि किसी गरीब, वंचित और कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, जिला का अध्यक्ष, नेता उसके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति सत्ता की नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए संघर्ष करने की राजनीति होगी। और धर्म और सामाजिक सौहार्द को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि हर इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी की मूल संरचना तो एक जैसी है। ऐसे में समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की राजनीति से बचना चाहिए। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि संगठन और आपस में टीम वर्क करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, आपस में संगठन में समन्वय होना चाहिए। कुल मिलाकर चाटुकारिता करने वाले नेताओं को स्पष्ट संदेश राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर क्या 6 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली के अंदर होने वाला है आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन दोस्तों, क्योंकि क्षमता तो उस तरीके के आंदोलन की है ही। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि मात्र चंद दिनों के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर सनसनी फैलाने वाले कांग्रेस जनता पार्टी अब मैदान में कूद रही है दोस्तों। कांग्रेस जनता पार्टी, जिसके 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग समर्थन में आकर खड़े हुए थे सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, अब वो मैदान में उतरने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। यानी कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, उन्होंने ऐलान किया है कि 6 जून को भारत लौटेंगे और इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जाएगा। दीपके ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए कहा कि जो कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अभिजीत दीपके, वो रिटर्न हो रहे हैं, यानी अमेरिका में रहते हैं और भारत आए हैं। 6 जून को जंतर मंतर पर उनका आंदोलन होगा। ऐसे में अभिजीत ने बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ने के लिए बोला दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना संगठन के कोई बड़ा आंदोलन कैसे कर सकता है? क्या 6 जून को भीड़ जुटा पाएंगे? क्या बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर आकर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? ऐसा होने की संभावना काफी कम दिखाई देती है दोस्तों। बड़ा कारण यह है कि किसी भी बड़े आंदोलन को करने के लिए कोई बड़ा संगठन होना चाहिए और जब कोई संगठन आंदोलन करता है और संगठन को जनता का साथ मिलता है तो वो आंदोलन हमेशा सफल हो पाता है। लेकिन यहाँ पर दीपके के पास कोई संगठन नहीं है, ये बात है दोस्तों। ऐसे में दीपके जो कह रहे हैं कि 6 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा, ऐसे में देखने वाली बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश के अंदर या दुनिया भर के अंदर कहीं भी बिना संगठन के कोई आंदोलन नहीं हुआ है। होता जरूर आंदोलन है बिना संगठन के भी, लेकिन उस आंदोलन के सफल होने की संभावना काफी कम रहती है। ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी सड़कों पर उतरना चाहती है तो ऐसे में उसे कांग्रेस पार्टी, युवा मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई का साथ लेना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत संगठन है और देश के कोने कोने के अंदर पेपर लीक के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है दोस्तों। एनएसयूआई के लोग तो जगह जगह पर जाकर आंदोलन कर तो रहे हैं, साथ में लाठी डंडे भी खाते हैं दोस्तों। चाहे दिल्ली में एनटीए के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का मामला हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का मामला हो या फिर जयपुर के अंदर लाठी डंडे खाने और वाटर कैनन के इस्तेमाल से चोटिल होने का मामला हो। और अब कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा 29 मई से देश भर के अंदर मशाल मार्च हल्ला बोल अभियान शुरू किया गया है दोस्तों। हर कोने में कांग्रेस पार्टी के लोग मशाल हाथ में लेकर नीट पेपर का मामला उठा रहे हैं दोस्तों। हैदराबाद, गुवाहाटी में एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़, बेंगलुरु, पुणे, भोपाल, रांची, महबूब नगर और कपू कर्नाटका, उडुपी के अंदर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया दोस्तों। इसके बाद सीबीएसई के ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर भी विरोध किया जा रहा है। हालिया आंदोलन को देखें तो कांग्रेस पार्टी, युवा मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का एनएसयूआई पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम कर रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पर जो आंदोलन करना चाहती है बिना संगठन के, ऐसा हो पाना मुश्किल है कि
वो आंदोलन सफल होगा। ऐसे में संगठन का साथ जरूरी है। अब देखते हैं एनएसयूआई और इंडियन यूथ कांग्रेस इस मामले को लेकर क्या फैसला लेता है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों ममता बनर्जी 2 जून यानी आज प्रदेश भर के अंदर हो रहे तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन में सड़कों पर दिखाई देने वाली है। दोस्तों कोलकाता के अंदर आंदोलन में शामिल होंगी, यानी पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट बुलाया गया है जिसमें अभिषेक बनर्जी पर किए गए हमले को लेकर पार्टी पूरी तरीके से एकजुट होकर विरोध करेगी। दोस्तों ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने कहा कि आज भाजपा वालों में हिम्मत है, बीजेपी की सरकार में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने 2 जून को यानी आज आंदोलन करने को लेकर अपना विरोध जताने के लिए परमिशन मांगा था, लेकिन पुलिस वाले परमिशन माइक और स्टेज को लेकर नहीं दे रहे कई जगह पर। फिर भी हम लोग आंदोलन करेंगे और अगर यहाँ पर आंदोलन रोका जाएगा तो हम लोग दिल्ली में जाकर आंदोलन करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मैं कोलकाता में खुद मौजूद रहूंगी और देखती हूँ ये लोग क्या करते हैं, कि हिम्मत है तो हमको गिरफ्तार करके दिखाए। अब देखना यह है दोस्तों की क्या आज ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। जो भी अपडेट से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने उन सारे नेताओं पर निशाना साधा है दोस्तों जो तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बंगाल में ध्वस्त हो चुकी है और उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था जैसा बीजेपी बंगाल कर रही है। और टीएमसी चीफ ने कहा कि हालात इतने खराब है कि बयां शब्दों में नहीं किए जा सकते। आलम यह है कि भाषा से बताया नहीं जा सकता। शोषण की सारी सीमाएं पार की गई। उन्होंने पार्टी के विधायक को घूस दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विधायकों को पैसे दे देकर कहा जा रहा है कि आप लोग पार्टी बदलिए और पुलिस प्रशासन और तमाम तरीके के दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला का जवाब दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि डॉक्टर को बुलाया गया था, फिर अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया और ये किस तरीके का व्यवहार बीजेपी के लोग बंगाल में कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर बंगाल के अंदर संघर्ष लगातार जारी देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी सड़कों पर लड़ाई लड़कर नेता बनी है, कोई बिना संघर्ष के मुख्यमंत्री के पोस्ट तक जाने वाली नेत्री नहीं है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि उनका संघर्ष अभी और चलेगा और आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी ममता बनर्जी एक दूसरे से टकराते हुए नजर आएंगे। दोस्तों जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ राहुल गांधी बाकी राज्यों की तरह पंजाब का भी हल निकाल रहे हैं। दोस्तों पंजाब को लेकर जो बैठक हुई थी जिसमें निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी बैठक के अंदर ही तनातनी की स्थिति हो गई। दोस्तों ऐसे में आदेश रावल जो पत्रकार है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी अपडेट देते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब में सारे गुट को एकजुट करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति को बना सकती है। पंजाब में सिख और हिंदू समुदाय का वोट जिस पार्टी को मिल जाता है उसकी सरकार बन जाती है। नेता प्रतिपक्ष जट सिख हो सकता है, यानी अपर कास्ट सिख को जिम्मेदारी प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष की दी जा सकती है, जबकि दलित समाज से आने वाले नेता को चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोस्तों जो उम्मीद है वो ये कि चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में पार्टी अगर सरकार में वापसी करती है पंजाब के अंदर तो सबसे बड़ा योगदान किसी का होगा तो चरणजीत सिंह चन्नी का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों उनको कौन सी तीनों में से बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही साथ प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह। दोस्तों ऐसे में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता प्रयागराज में यूपी की तानाशाही को लेकर भड़क जाते हैं दोस्तों, और बंद कमरे में लाखों छात्रों के भविष्य पर बात करने की इजाजत नहीं, पेपर लीक पर बात करने पर प्रशासन रोकने पहुंच गया। मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, विपक्ष को कुचलती है। इस पर उन्होंने वीडियो भी जारी किया और प्रशासन के लोगों से पूछा कि मैं यहाँ पर पेपर लीक के मामले पर चर्चा कर रहा हूँ, देश के भविष्य खतरे में है क्योंकि देश के भविष्य जो पेपर देकर अलग अलग पोस्ट पर नियुक्त होगा और आप लोग भी जो आईपीएस और आईएएस अधिकारी बने हैं वो भी आप लोग एग्जाम देकर बने हैं और वो सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो इस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंद कमरे के अंदर, तो यहाँ पर हमको रोका क्यों जा रहा है बोलने से। इसके बाद दोस्तों काफी बहस देखने को मिलती है। सवाल ये उठता है कि प्रशासन के लोगों का काम है कि कहीं अराजकता ना हो या फिर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला ना हो, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई व्यक्ति कर रहा है या फिर एक बंद कमरे में आपस में किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है तो वहां पर पुलिस वाले कैसे पहुंच सकते हैं। पुलिस वालों का काम देश के आम जनता की आजादी में दखल देने का नहीं है, उनका काम बाहर बैठना है और ये देखना है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लेकिन ये नहीं कि वो सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाएंगे ये देखने के लिए कि कॉन्फ्रेंस रूम में किस बात को लेकर चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों ये साफ तौर पर कानून व्यवस्था और प्रशासन के द्वारा कानून का दुरुपयोग करने से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस वाले या प्रशासन के लोग अपने आप को कानून से बड़ा समझने लगते हैं दोस्तों, जबकि देश में कानून सर्वोसर्वा है, कोई व्यक्ति जो उसे लागू करता है वो सर्वोसर्वा नहीं है। और इसीलिए संजय सिंह ने जोरदार तरीके से इन लोगों को फटकार भी लगाई है जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए आए थे। इस पर अजीत अंजुम भी कहते हैं कि ये क्या योगी आदित्यनाथ जी, क्या कोई सांसद छात्रों के साथ मीटिंग भी नहीं कर सकता, ये क्या तानाशाही है। यानी प्रयागराज जो गढ़ माना जाता है दोस्तों एग्जाम की तैयारियों का, वहां पर छात्रों से बातचीत कर रहे थे और इस बात को प्रशासन के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन के लोग भाजपा का काम करने के लिए, ऐसा लगता है दोस्तों कि भाजपा की मानसिकता से काम करते जबकि नियम कानून कायदे के हिसाब से काम होना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के बड़े नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी तो कर चुकी है दोस्तों, और 3 तारीख को यानी कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह में 8 से 10 नए मंत्री बनाए जाएंगे। पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अपडेट आ रही है दोस्तों, पार्टी इस बार पूरी तरीके से रीसेट का बटन दबा रही है, यानी कई सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमेटी के पर्यवेक्षक यानी कर्नाटका के पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला इस बैठक की निगरानी करेंगे दोस्तों। बैठक में नए विधायक दल के नेता का चुनाव तो हो चुका है, अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी 4 डिप्टी सीएम बना सकती है। एक तो क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, दूसरा सामाजिक समीकरण को साधने के लिए, तीसरा जातीय संतुलन को साधने के लिए, और इन्हीं 3 आधार पर 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी वाईएस शर्मिला को आगे करना चाहती है और राज्यसभा के चुनाव उनको कर्नाटका से लड़ाने को लेकर चर्चा चल रही है, इस पर भी मोहर लगा दिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में अपनी स्थिति को मजबूत करके अब आंध्र प्रदेश के अंदर भी रुक कर रही है दोस्तों। ऐसे में जो 10 मंत्री बनेंगे कर्नाटका के अंदर, ये साफ तौर पर सामाजिक समीकरण को एक दृष्टि देंगे, यानी एक रिफ्लेक्शन होगा सामाजिक समीकरण का कर्नाटका में। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सूरज ठाकुर से मुलाकात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के महानतम क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों। उनको लेकर एक तस्वीर सामने आई है। महेंद्र सिंह धोनी अमूमन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहते दोस्तों, चाहे अयोध्या के अंदर राम मंदिर के उद्घाटन का मामला हो या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों के द्वारा अलग अलग बड़े बड़े कार्यक्रम का मामला हो, महेंद्र सिंह धोनी दिखाई नहीं देते। इस बात को लेकर बीजेपी के समर्थक चिढ़ते भी हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बीजेपी के साथ क्यों नहीं दिखाई देते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सूरज ठाकुर के साथ दिखाई दे रहे। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर कुछ होने वाला है दोस्तों झारखंड की राजनीति में? ये एक बड़ा सवाल है। आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष के अन्नामलई जल्द ही पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं दोस्तों। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पूरी तरीके से थालापति विजय ने खत्म कर दिया है दोस्तों। विजय जब तक राजनीति में नहीं आए थे तब तक बीजेपी को उम्मीद थी कि राज्य के अंदर एआईएडीएमके पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी सत्ता हासिल कर लेगी, लेकिन जब से थालापति विजय का उदय हुआ है दोस्तों और टीवीके पार्टी सत्ता में आ गई है, तो अब जो मेन विपक्ष की पार्टी है वो डीएमके पार्टी है और थालापति विजय सरकार में है दोस्तों। तो अब बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। एआईएडीएमके पार्टी भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है दोस्तों, और बल्कि अब विपक्ष में भी नहीं है क्योंकि विपक्ष में डीएमके पार्टी पहुंच गई है। तो अब टीवीके वर्सेस डीएमके का होगा मुकाबला। और विचारधारा के स्तर पर भी देखें तो एआईएडीएमके बीजेपी के थोड़े करीब थी दोस्तों, लेकिन वो भी अब राजनीति में पूरी तरीके से अप्रासंगिक होती दिखाई दे रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब तमिलनाडु के अंदर सरकार में आ पाएगी, ये काफी मुश्किल काम है दोस्तों, यानी समर्थन से भी नहीं आ पाएगी किसी को। और इसीलिए एक बात बीजेपी के नेता अन्नामलई को भी पता चल गया, जिसके सहारे बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती थी कि बीजेपी के नाम पर कोई वोट नहीं दे रहा है। तो अब अन्नामलई अपनी पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जिन्हें बीजेपी कर्नाटका में आईपीएस के पोस्ट से इस्तीफा दिलवाकर वीआरएस दिलवाकर यहाँ तमिलनाडु के अंदर लेकर आती है प्रचार कराकर, ताकि तमिलनाडु में पार्टी का विस्तार किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अन्नामलई लाने के बावजूद समर्थन नहीं मिला दोस्तों, और के अन्नामलई को बीजेपी ने अलग थलग दिया था। और अब के अन्नामलई ने बीजेपी से अपने आप को अलग करके नए भविष्य तलाशने की कोशिश की है। अगर आप भी मानते हैं कि अन्नामलई चाहे बीजेपी से अलग आए या बीजेपी के साथ आए, जनता को पता है कि उनकी विचारधारा भाजपा के करीबी है और तमिलनाडु की जनता पहले विचारधारा देती है, और इसीलिए जब आज तक तमिलनाडु में घुस नहीं पाई। और अन्नामलई क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के और आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट के व्यक्ति है, तो इनको अब जनता तमिलनाडु की जनता स्वीकार करेगी, एक बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी केवल 5 मंत्रियों के आधार पर अपनी सरकार चला रही थी दोस्तों, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 35 नए मंत्री बनाए हैं। शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया है। इस विस्तार के साथ बंगाल के मंत्रिमंडल में टोटल मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है दोस्तों। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लिया था, जिसमें दिलीप घोष, अग्निमित्र पॉल, निश्चित प्रमाणिक और अशोक कीर्तनिया के साथ साथ शुद्धिराम टूडू को मंत्री बनाया गया था। इसके बाद अब दीपक बर्मन, तपस रॉय और डॉक्टर शंकर घोष और मनोज कुमार उरांव के साथ साथ विवादित नेता अर्जुन सिंह, जो बिहार से आते हैं दोस्तों और बंगाल की राजनीति करते हैं और ममता बनर्जी सरकार को लेकर उल्टा सीधा बोलते रहते, कई बार बम से हमले और मारपीट में भी इनका नाम आता रहता है। इनका भी आगे किया गया है। स्वप्न दास गुप्ता जो मछली लेकर घूम रहे थे चुनाव के दौरान, आपको याद होगा, इनको भी मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। शिक्षा की जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है। कल्याण चक्रवर्ती, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और अजय पोदार के साथ साथ सरदत्त मुखर्जी और दूध कुमार मंडल और अनु कुमार दास को भी जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू हो गई है दोस्तों। अब जो बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं वो 27 के चुनाव के मद्देनजर ही आ रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का एक और बयान बीते दिन आता है जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर जो दस्तखत अभियान चलाया जा रहा है उसे लेकर योगी आदित्यनाथ आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि गाय हमारी माता है, इसलिए उसे राष्ट्रीय पशु नहीं बनाएंगे, यानी राष्ट्रीय पशु बनाने की लोग मांग कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि गाय हमारी माता है और इसलिए राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते और कुछ घोषणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं और माता पुत्र के बीच में किसी भी तरीके की कोई घोषणा की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। लेकिन अंत में सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आवारा पशुओं की समस्या है जिसमें गाय भी एक बड़ी आबादी के साथ दिखाई देती है दोस्तों सड़कों पर, जिस कारण से आम जनता और खासकर जो किसान है वो परेशान है दोस्तों। उनके खेत की फसलें खा जाते हैं पशु और कई जगह पर रोड एक्सीडेंट भी होता है। ऐसे में गौशाला की इतनी कमी है उत्तर प्रदेश के अंदर और गाय संरक्षण को लेकर भाजपा सरकार की नीति पूरी तरीके से फ्लॉप दिखाई देती है। लेकिन गाय के नाम पर राजनीति होती है तो ये जो मांग की जा रही है कि सरकार अपने संरक्षण में ले गाय को, तो इस पर भी योगी आदित्यनाथ को आपत्ति है दोस्तों। योगी का दावा है कि राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित करते, कुछ तो ऐसा घोषित करे जिसे सरकार की जिम्मेदारी बने गाय के संरक्षण की, ताकि देश के अंदर गाय के नाम पर राजनीति ना हो बल्कि सरकार से जिम्मेदारी तय हो, सरकार की जिम्मेदारी तय हो कि आखिर गाय की रक्षा क्यों नहीं हो रही। तो अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये तो दोहरे मापदंड हुए कि एक तरफ बोलो कि गाय हमारी माता है, दूसरी ओर सरकार के संरक्षण की बात जब सामने आई कि सरकार जिम्मेदारी ले, अधिकारी घोषित करे, घोषणा करे और धरोहर घोषित कर दे, उसके बाद संरक्षण करे, तमाम तरीके की चीजें हो सकती है। लेकिन कह रहे हैं कि किसी घोषणा की कोई जरूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि तो क्या गाय के नाम पर केवल राजनीति करना एकमात्र उद्देश्य बच गया है? इस पूरे मामले पर जवाब इनको देना चाहिए दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर हरियाणा प्रदेश के अंदर INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक प्रदेश के जिलों के अंदर सचिवालय में प्रदर्शन किया दोस्तों। जिला सचिवालय प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार रोष दिखाया और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया। भाजपा सरकार जनता पर जानबूझकर आर्थिक बोझ डालने की काम कर रही है, कोशिश कर रही है दोस्तों। ऐसे में इंडियन नेशनल लोक दल के द्वारा ये जोरदार तरीके का आंदोलन किया गया है दोस्तों। इंडियन नेशनल लोक दल को पता है कि अगर राज्य के अंदर पार्टी को मजबूत करना है तो अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़नी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी है और जोरदार तरीके का आंदोलन कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ही करते हैं दोस्तों। राज्य के अंदर चाहे महंगाई का मुद्दा उठाना हो या फिर कई और तरीके के पेपर लीक के मामले उठाना हो, तो अब इंडियन नेशनल लोक दल के लोग भी थोड़े बहुत सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनको पता है कि जननायक जनता पार्टी का राज्य के अंदर प्रभाव खत्म हो चुका है। तो अब जननायक जनता पार्टी के जो मतदाता है, जो तीसरे मोर्चे की एक तलाश में रहते हैं, उन लोगों के पास एक विकल्प बनकर उभरना चाहते हैं इंडियन नेशनल लोक दल के लोग। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर गाजियाबाद से एक घटना सामने आती है दोस्तों, जिस पर अजीत अंजुम के द्वारा एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि दो घटना गाजियाबाद और आसपास के इलाके की है। सूर्या चौहान नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है असद के द्वारा, मुस्लिम समाज के व्यक्ति के द्वारा। ऐसे ही चिराग त्यागी की हत्या यश के द्वारा की जाती है। दोनों घटनाएं गाजियाबाद जिले की है और मृतक के दोनों दोस्त ही थे। दोनों मामले में भरोसा और दोस्ती का कत्ल हुआ है। सुनियोजित ढंग से ये जान ली गई और कानून के मुताबिक दोनों मामले में सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन दोनों घटनाओं में फर्क क्या है? अजीत अंजुम कहते हैं कि एक का कातिल मुस्लिम है, दूसरे का हिंदू है। असद का एनकाउंटर हो गया और एनकाउंटर में मारा गया। हिंदू संगठन ने मोर्चा संभाले रखा और टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर सूर्या चौहान की हत्या के खिलाफ बहुत आउटरीच दिखाया गया। लेकिन चिराग त्यागी वाले मामले को लेकर वैसा आउटरीच नहीं था। हत्या के अंदर दोनों एक ही तरीके के मामले थे, यानी दोस्ती में की गई हत्या से जुड़ा हुआ मामला था और इस पर दोनों में अलग अलग तरीके के बर्ताव को लेकर अजीत अंजुम ने भी सवाल खड़े किए दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। ये खुले तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे एक ही तरीके के दोनों मामले में दो अलग अलग तरीके का बर्ताव कर रही है सरकार और कारण केवल एक है कि एक में आरोपी मुस्लिम समाज का व्यक्ति है और दूसरे में हिंदू समाज का व्यक्ति है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब की हुई है दोस्तों। और बड़ा कारण यह है कि इंदौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आम जनता मजबूती से समर्थन देती आई, लेकिन इंदौर की जनता के पास शुद्ध पानी नहीं है। और इन्हीं मामलों को उठाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए भाजपा के मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी को दो कौड़ी का नेता बताते हैं। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एक और मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को, युवा नेता को दो कौड़ी का नेता बता रहे हैं। इंदौर बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, पानी के लिए तरस रहा है। प्रभारी मंत्री यहां से गायब है और इंदौर का बेटा जो इंदौर के हक का पानी मांग रहा है, उसको लेकर दो कौड़ी का नेता शब्द का इस्तेमाल बीजेपी का मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर मोहन यादव हो जो अपने आप को इंदौर का नेता बताते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, वास्तविकता यह है कि शुद्ध पानी भी नहीं उपलब्ध करवा पा रहे, जबकि 300 साल से भारतीय जनता पार्टी की एक दो नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है इन क्षेत्रों के अंदर। इससे पता चलता है कि भाजपा जहां पर जनता से ट्रिपल इंजन 4 इंजन की सरकार बनाने के लिए बोलती है दोस्तों, उसकी वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर
अंजना ओम कश्यप और सोशल मीडिया पर शिक्षा का विस्तार करने वाले सिखों के बीच में जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप भड़कते हुए यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाने वाले यानी शिक्षा देने वाले शिक्षकों को लेकर उल्टा बयान देती है। विवादित बयान देते हुए दो कौड़ी के लोग बता रहे हैं, यानी टीचर जो बड़े बड़े हैं दोस्तों, जिसमें बबीता मैडम है और खान सर है, अभिनव सर है, जो काफी मेहनत करते हैं दोस्तों और बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और सस्ते में पढ़ाते हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा का विस्तार हर जगह देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है दोस्तों तो सोशल मीडिया या फिर यूं कहिए कि यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और उन्हीं शिक्षक को दो कौड़ी का बता रही है न्यूज की एंकर अंजना ओम कश्यप। इस पर जवाब देते हुए बबीता मैम ने कहा कि दो कौड़ी के टीचर है। ये बोला अंजना ओम कश्यप ने, मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर शिक्षक दो कौड़ी के हैं तो उनका अपमान करने वाली फूटी कौड़ी की नहीं है। यानी अंजना ओम कश्यप को फूटी कौड़ी का नहीं बताते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग देश के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और मेहनत करके आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं और हमारे जैसे शिक्षकों को दो कौड़ी का बताए जाना के द्वारा ये बताता है कि ये कितने दिवालियेपन से गुजर रहे हैं। और बड़ी बात यह है दोस्तों की न्यूज चैनल वालों की हालत खराब हो रखी है, खासकर क्योंकि जो प्रेस मीडिया का जो इंडेक्स है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 157 पर पहुंच चुका है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और ये सारी बातें खोखली है दोस्तों, क्योंकि जो देश की मीडिया है आप लोगों को पता है कि कैसे प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं दोस्तों, नैरेटिव बनाने का काम करते हैं और इनको चिढ़ इस बात को लेकर है कि सत्ताधारी दल के लोग इनसे चिड़े हुए होते हैं कि तुम्हें पैसा मिल रहा है, एड मिल रहा है, लेकिन फिर भी माहौल नहीं बना पा रहे हो। जबकि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षक सच्चाई बता रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये बयान केवल चिढ़ के कारण दिया गया है तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिए।